ऑफ यू बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में आपका वेलकम है। आज हम जो है सामाजिक स्तरीकरण के बारे में जो हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उसी का एक पार्ट पढ़ेंगे आज हम, जो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 20 मार्क्स का। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार या सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप भी जिसे हम कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण एक तो ब्रीफ में जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमारा काफ़ी लंबे टाइम बाद जो है क्लास हो रही है, तो अब थोड़ा सा मैं याद करा देती हूँ कि सामाजिक स्तरीकरण जो है हमने पढ़ा था कि हम जो है दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण। सामाजिक स्तरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में जानबूझकर कराई जाती है सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो सामाजिक स्तरीकरण में हमने देखा कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, पूरे समाज को हम जो हैं अलग अलग आधार पर अलग अलग भागों में बांट देते हैं उच्चता और निम्नता के क्रम में। और उच्चता और निम्नता के क्रम विन्यास में जो लोग ऊपर और नीचे जो पदासीन होते हैं, उच्च और निम्न परिस्थिति जो लिए हुए लोग या समूह होते हैं, वो आपस में भी जो है अंतर संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंटर रिलेटेड नहीं होते या अंतर संबंधित नहीं होते, लेकिन हम सामाजिक स्तरीकरण में जो है समाज को अलग अलग समूहों या भागों में उच्चता और निम्नता के क्रम विन्यास में बांट देते हैं। अब जो है आज हमने जैसे अभी हमने देखा कि हम समाज को जो है अलग अलग स्तरों में और हम भागों में बांट देते हैं। अब हमारा जो ये क्वेश्चन बनता है एक सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप समझाइए। तो सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप जो हैं, बॉटमोर नाम के एक समाजशास्त्री थे जिन्होंने जो है पूरे विश्व को जो है चार भागों में या कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण बहुत अलग अलग रूपों में हमें अलग अलग समाजों में बहुत सारे इसके आधार हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बॉटमोर जो थे उन्होंने मुख्य रूप से पूरे विश्व को, पूरे जो है संसार को चार भागों में, मतलब चार मुख्य रूप से जो है स्तरीकरण के जो स्वरूप उन्होंने बताए वो इस प्रकार है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बॉटमोर जो हैं उन्होंने चार भागों में जो है हमारे कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण को जो है चार स्वरूपों में बांट दिया: दास प्रथा, जागीरें, जाति प्रथा और वर्ग व्यवस्था या सामाजिक वर्ग। तो ये चार जो है स्तरीकरण के स्वरूप हमें पूरे विश्व और समाजों में मुख्य रूप से जो है देखने को मिला करते थे। तो जब हम सबसे पहले स्वरूप की बात करते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि दास प्रथा जो है ये सामाजिक स्तरीकरण का सबसे पहला स्वरूप है। दास प्रथा जो है मुख्य रूप से यूनान, रोम, दक्षिणी अमेरिका में जो है इसका जो है कह सकते हैं कि ज़्यादा जो स्वरूप है यहाँ देखने को मिलता था। दास प्रथा जो है वो अपने चरम अवस्था पर थी और जो है असमानता का घोर प्रतिनिधित्व करती थी। इसमें हम जो है पूरे समाज को, जैसे मैंने कहा कि यूनान है, रोम है, दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी और चरम असमानता का जो है चरम रूप हमें यहाँ देखने को मिलता था। यहाँ जो है पूरा समाज जो है दो भागों में, जैसे मैंने यहाँ आप देख रहे होंगे कि पूरा जो समाज है दो भागों में डिवाइड है, स्वामी और दास। स्वामी और दास, जिसमें स्वामी जो है सामाजिक स्तरीकरण में उच्च स्थान है और दास जो है सामाजिक स्तरीकरण में इसका निम्न स्थान है। अब अगर हम बात करें स्वामी जो है कि इन जो है जब हम 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात करते हैं, जहाँ ये मुख्य रूप से देखी जा रही थी और दक्षिणी अमेरिका में जहाँ देखा जा रहा था, तो जो स्वामी होते थे उनके पास ये कह सकते हैं कि धन होता था, धनवान होते थे और ये क्या करते थे, दास जो होते थे उनको खरीदा और बेचा करते थे। दास को परिभाषित नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों ने जो है दास को परिभाषित भी किया है, जैसे निवोर है, उन्होंने कहा है
कि जो दास होते हैं वो स्वामी के अधीन रहते हैं और इन्हीं के अधीन वो कार्य करते हैं। ये जो है बहुत सुदृढ़ होते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से। और दास जो है एक गरीब व्यक्ति है, इसकी जो है दशा बहुत अच्छी नहीं होती है और स्वामी इनसे जो है कार्य करवाते हैं, ये इनके अधीन रहते हैं। इनके दास के जो अधिकार हैं वो स्वामी के अंडर में रहते थे और इनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। अगर ये कहें कि सामाजिक स्तरीकरण में इनका निम्न स्थान था और स्थिति बड़ी दयनीय थी, क्योंकि स्वामी जो है दासों को बेच दिया करते थे, खरीद दिया करते थे। दास जो है एक्सचेंज भी हुआ करते थे और ये अपने स्वामी की सेवा करते थे और हर तरह का कार्य जो है स्वामी का करते थे। तो स्वामी जो है हर तरह से सुदृढ़ होता था और इस दास का बहुत शोषण किया करता था। तो इस प्रकार हमें जो है दास प्रथा में पूरा जो समाज है वो दो भागों में स्तरीकृत हमें देखने को मिलता है, स्वामी और दास। अब स्वामी और दास की जब हम बात करते हैं तो दास जो हुआ करते थे उन्हें किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे, कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं थे, क्योंकि ये स्वामी के अंडर में रहते थे और अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकते थे। ये सारे जो है स्वामी के कह सकते हैं कि जो स्वामी कहा करते थे उसी के आधार पर अपने कार्य करते थे और इनका शोषण किया जाता था। अब ये जो है प्रथा खत्म हो चुकी है, या कह सकते हैं कि ये अब हमें देखने को नहीं मिलती। आधुनिक युग में जहाँ समाजवाद है, मानवाधिकार है, वहाँ इस तरह के जो हैं अब दास प्रथा हमें देखने को नहीं मिलती। तो सबसे पहली जो हमने बात करी दास प्रथा। अब सेकंड जो है बॉटोमोर ने जो दूसरी बताई है वो है जागीरें या जागीर प्रथा। तो सामाजिक स्तरीकरण का जो दूसरा स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो जागीर के रूप में देखने को मिलता है। तो बॉटोमोर ने कहा है कि जागीर प्रथा जो है हमें मध्य युगीन यूरोप में जो है देखने को मिलती है। जागीर प्रथा में 3 वर्ग थे, मुख्य रूप से 3 वर्ग थे। एक सरदार, पादरी और साधारण जन। ये 3 जो है हमें देखने को मिलते थे, या समाज जो है इन 3 भागों में हमें देखने को मिलता था। अब जो है राज्य जो होते थे वो चर्च के अधीन थे। चर्च के अधीन होने के कारण पादरी जो थे, 2 तरह से यहाँ हमें स्तरीकरण देखने को मिलेगा। एक पे मैंने ये फर्स्ट बताया है और सेकंड ये है कि 2 तरह से हमें सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलेगा, सैद्धांतिक रूप में और व्यवहारिक रूप में। अगर मैं इसको कहूँ कि राज्य चर्च के अधीन होने के कारण पादरी चर्च का मेन जो है पावर होता है। तो यहाँ जो है अगर हम उस सिचुएशन को देखें कि जब राज्य चर्च के अधीन थे तो इस सामाजिक स्तरीकरण में सबसे ऊपर जो है पादरी रखे गए, या कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण में पादरियों को सर्वोच्च स्थान दिया गया। सेकंड नंबर पे सरदार और तीसरे नंबर पर साधारण जन। दूसरी कि जो सरदार थे वो हर तरह से सुदृढ़, राजनीतिक स्थिति इनकी सुदृढ़, आर्थिक रूप से ये सुदृढ़, तो इन लोगों को कोई राजनीतिक पद नहीं मिलता था। पादरी जो होते थे उन्हें किसी भी प्रकार के राजनीतिक पद नहीं मिले हुए थे, बस ये था कि राज्य चर्च के अधीन था। और यहाँ क्या था, सरदार जो होते थे वो हर तरह से सुदृढ़ थे। तो दूसरी स्थिति में जो है सरदार जो है सामाजिक स्तरीकरण की दूसरी अवस्था अगर हम देखें तो सरदार जो हैं ऊपर माने जाते थे और दूसरे नंबर पे पादरी और फिर तीसरे नंबर पर साधारण जन थे। तो ये जो पादरी होते थे इनका सरदारों से कोई संबंध नहीं होता था। और बहुत सारे पादरी तो ऐसे भी हैं क्योंकि पादरी अधिकतर जो हैं अविवाहित थे, तो उन्हें किसी से कोई जो है लेना देना नहीं था। और सरदार जो है ये लोगों की हेल्प भी करते थे और राजनीतिक पद भी इन्हें प्राप्त होते थे। तो दूसरी अवस्था, ये दूसरे स्तरीकरण का दूसरा रूप अगर हम देखें, सरदार, पादरी सेकंड नंबर पे और साधारण। तो दोनों ही अवस्था में साधारण जो है सामाजिक स्तरीकरण में निम्न अवस्था या निम्न परिस्थिति वाले थे। एक में पादरी ऊपर, जब अगर हम ये मानते कि राज्य जो है वो चर्च के अधीन थे,
और दूसरी जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो स्थिति है वो सरदारों की बहुत सुदृढ़ थी। उस अकॉर्डिंग जो है दूसरा स्तरीकरण का जो स्वरूप है सरदार, पादरी और साधारण जन। इस तरह जो है हमें जागीर व्यवस्था में जो है दो तरह से स्तरीकरण देखने को मिलता था। जागीर जो है, प्रत्येक जागीर जो होती थी उसकी अपनी एक कानूनी परिभाषा होती थी, वैधानिक स्वरूप होता था और इनमें स्पष्ट श्रम विभाजन होता था कि जो भी कार्य हैं जागीर प्रथा में, जो कह सकते हैं कि जो श्रम विभाजन किया हुआ था, परिस्थिति के अनुसार लोगों को जैसे बांटा हुआ था वैसे ही इनका जो है श्रम विभाजन वो भी स्पष्ट रूप से था। और तीसरी बात कि ये जो है, जो मैंने यहाँ लिखा है कि हर जागीर की एक स्पष्ट परिभाषा थी, स्पष्ट श्रम विभाजन था और प्रत्येक जागीर अपने आप में एक राजनीतिक समूह थी, छोटा या बड़ा। लेकिन ये तीन जो है विशेषताएं हमें जागीर प्रथा में देखने को मिलती है, स्पष्ट परिभाषा, स्पष्ट श्रम विभाजन और प्रत्येक जागीर जो है एक राजनीतिक समूह थी। तो इस प्रकार हमें जागीर जो है सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक स्तरीकरण के दूसरे स्वरूप में हमें जो है ये देखने को मिलता है कि हमें जो है यहाँ पर दो तरह से सामाजिक स्तरीकरण दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक में पादरी ऊपर हैं और दूसरे में जो है सरदार जो हैं वो ऊपर हैं, या सरदार जो हैं उन्हें सामाजिक स्तरीकरण में उच्च परिस्थिति जो है प्रदान की गई है। अब हमारा जो है सामाजिक स्तरीकरण का जो तीसरा प्रकार है उसमें हमें जाति प्रथा, जो मुख्य रूप से भारतीय समाज की विशेषता रही है और आज भी हमें जो है जाति प्रथा हमारे भारतीय समाज में देखने को मिलती है। जाति जो जन्म पर आधारित है, जन्म के आधार पर हमारी जो है जाति निर्धारित होती है। आज भी हमारे भारतीय समाज में आपने देखा होगा कि आज भी हमारी जाति जो है हमारे जन्म से निर्धारित होती है। तो ये भी सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार रहा है। और जैसे हमने कहा कि पूरे विश्व को, तो भारत में मुख्य रूप से जहाँ जो है हमें जातीय स्तरीकरण, क्योंकि मुख्य रूप से ये हमें भारतीय समाज में ही देखने को मिलती है, क्योंकि जब हम सामाजिक स्तरीकरण की बात करते हैं तो भारत जो है वो मुख्य रूप से जातीय स्तरीकरण से जुड़ा हुआ हमें देखने को मिलता है और परंपरागत समय में भी था और वर्तमान में भी हमें उतना ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि सुदृढ़ नहीं है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पे हमें जातीय स्तरीकरण देखने को मिलता है। तो जातीय स्तरीकरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं जाति जो है, जाति हम किसे कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जाति हमारी जन्म से डिसाइड होती है और वंशानुगत है कि जाति हमें जो है हमारे जन्म के साथ मिलती है। डॉक्टर जो हैं G.S. घुरिये हैं, N.K. दत्ता हैं, उन्होंने इसकी काफ़ी सारी विशेषताएं भी बताई है कि जाति जो है जन्मजात है, हमारी जाति हमारे जन्म से जो है निर्धारित होती है। जाति एक अंतर्विवाही समूह है, जाति के अपने नियम होते हैं, जाति में जाति पंचायतें होती हैं। तो ये सारी जो हैं जाति की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है कि जाति जो होती है उसके अपने नियम होते हैं, प्रत्येक जाति। क्योंकि हमारा भारतीय समाज हमने पढ़ा भी होगा आपने पहले, डॉक्टर G.S. घुरिये और N.K. दत्ता जो हैं जिन्होंने अपनी जाति की विशेषताएं बताई है कि जाति खंडात्मक विभाजन है, जहाँ भारतीय समाज जो है अनेक खंडों में विभक्त, अनेक जातियां हैं और उपजातियां हैं। तो जाति की जब हम बात करते हैं तो पूरा भारतीय समाज, जैसे आप देख रहे होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सामाजिक स्तरीकरण में सर्वोच्च स्थान, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो हमें यहाँ पे जो है जातिगत आधार पर स्तरीकरण जब देखने को मिलता है तो पूरा भारतीय समाज हमें चार भागों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
4 भागों में बटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जातीय स्तरीकरण का जो है स्वरूप हमें देखने को मिलता है। अब जो है जाति व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी पुरानी है हमारा जातीय स्तरीकरण। इससे पहले वर्ण व्यवस्था रही थी। वर्ण व्यवस्था जो थी उसमें क्या था कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो है 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये जो 4 वर्ण थे, ये 4 वर्ण जो हैं धीरे धीरे जो है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण धीरे धीरे जो हैं ये जाति में परिवर्तित हो गए, जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गए और वो वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई। वर्ण व्यवस्था काफ़ी कह सकते थे कि लचीली थी, चेंज कर सकता था, एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में जा सकता था। लेकिन जो है जाति व्यवस्था जो है वो अत्यधिक कठोर व्यवस्था है, जहाँ व्यक्ति अपनी जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता है और एक बार वो जिस जाति का सदस्य बन जाता है निरंतर उसी जाति का जो है वो सदस्य बना रहता है और उससे अपनी जाति के नियमों का पालन करना पड़ता है और जाति में जो संसरण पाया जाता है उससे संबंधित नियमों का जो है पालन करना पड़ता है। और इनकी जाति की अपनी जाति पंचायत है, जातिगत नियम होते हैं और जाति जो है अपने सदस्यों को कठोर से कठोर दंड भी देती है अगर एक व्यक्ति अपने जाति के नियमों को तोड़ता है। तो इस तरीके से जो है परंपरागत समय में वर्ण व्यवस्था जब चेंज हो गई या खत्म हो गई या उसको कह सकते हैं जो उसने कठोर रूप ले लिया तो वो जाति प्रथा में बदल गई और पूरा भारतीय समाज हमें अब जातिगत स्तरीकरण के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में हमें देखने को मिलता है। तो पहला हमारा दास प्रथा ऑटोमोर्ने, फिर जागीर प्रथा और तीसरा हमारा आ गया जाति प्रथा। अब चौथा जो है वर्ग व्यवस्था या हम इसे सामाजिक वर्ग भी कहते हैं, जिसे मैंने खुला स्तरीकरण लिखा है यहाँ, खुला स्तरीकरण, सामाजिक वर्ग। जाति प्रथा बंद स्तरीकरण था। मैंने जैसे कहा कि जाति में एक बार हम जिस जाति के सदस्य होते हैं जीवन पर्यंत हम उसी जाति के सदस्य बने रहते हैं, हम अपनी जाति परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जाति में कठोर नियम होते हैं, खान पान संबंधी, व्यवसाय संबंधी, विवाह संबंधी, तो इसे हम बंद स्तरीकरण कहते हैं। और वर्ग, सामाजिक वर्ग, तो जाति हमारी जन्म से डिसाइड होती है और अगर मैं ये कहूँ कि जन्म को छोड़कर किसी भी आधार पर, चाहे वो शिक्षा है, चाहे राजनैतिक सत्ता है, चाहे धन है या और कोई भी आधार हम ले सकते हैं, और किसी भी आधार पर जब हम समाज को, जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार को जब हम समाज को अलग अलग भागों में बांट देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्ग स्तरीकरण, कि हमने जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में बांट दिया। तो अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो वर्ग बहुत सारे आधार पर बन सकता है, लेकिन वर्गों का जो मुख्य आधार है वो आर्थिक है। आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ा हो अगर, तो कार्ल मार्क्स ने जो हैं जब भी समाज और सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या करी है आर्थिक कारकों के आधार पे करी है। तो आर्थिक कारक मुख्य रूप से हैं। आर्थिक आधार पर हम अगर मुख्य रूप से बात करें, वर्ग स्तरीकरण देखें तो हमारे समाज में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के अगर हम वर्ग को देखते हैं तो मुख्य आधार आर्थिक है, जहां हम पूरे भारतीय समाज को उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में बांटते हैं। तो ये जो वर्ग स्तरीकरण है इसे हम खुला स्तरीकरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ हम जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ हम आ सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, कि कोई भी वर्ग का व्यक्ति कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, अपनी अवगुणों से नीचे भी आ सकता है।
तो अपनी महत्वाकांक्षा, क्षमताओं, मेहनत से वो उच्च वर्ग में भी जा सकता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, खुला स्तरीकरण, कि आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, आप किसी भी वर्ग में जा सकते हैं। आप जाति की तरह ये सीमित नहीं है कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही रहेंगे और ब्राह्मण का ही कार्य करेंगे। आप निम्न वर्ग के हैं, मेहनत से उच्च वर्ग में जा सकते हैं, उच्च वर्ग की सुख सुविधाओं का भोग कर सकते हैं, और एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग में जा सकता है, उच्च का निम्न में भी आ सकता है। तो वर्ग स्तरीकरण में जो है उच्चता और निम्नता का जो है क्रम हमें देखने को मिलता है, प्लस वर्गों में उच्चता और निम्नता का क्रम विन्यास देखने को मिलता है कि कुछ वर्ग ऊपर हैं, कुछ वर्ग नीचे हैं। जैसे मैंने मुख्य आधार पे आपको आर्थिक आधार पे 3 वर्ग बताए। हम शिक्षा के आधार पर वर्ग विभाजन कर सकते हैं, हम जो है राजनीतिक सत्ता के आधार पर वर्ग स्तरीकरण कर सकते हैं, हम और भी कई आधार लेकर जो है समाज को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे शिक्षा अगर मैं आधार लूँ तो शिक्षित और अशिक्षित 2 वर्ग हमारे पास हो जाते हैं। शिक्षित वर्ग को भी हम अलग अलग उपवर्गों में बांट सकते हैं। तो वर्ग जो हैं उसमें हमें उच्चता और निम्नता देखने को मिलती है, उच्चता और निम्नता का क्रम हमें देखने को मिलता है। एक वर्ग का सदस्य दूसरे वर्ग में आ जा सकता है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा, खुला स्तरीकरण कहा है। और वर्ग में, एक ही वर्ग में कई उपवर्ग होते हैं, ऐसा नहीं कि वर्ग एक ही है या सीमित ही है, हमें कई उपवर्ग जो हैं वर्गों में देखने को मिलते हैं। और हमें जो है एक वर्ग के लोगों में अपने वर्ग के प्रति वर्ग चेतना देखने को मिलती है। एक वर्ग के जो सदस्य हैं अपने ही वर्ग के लोगों के साथ सामाजिक संबंध जो है स्थापित करना चाहते हैं, दूसरे सामाजिक वर्ग से सामाजिक दूरी रखते हैं। सामाजिक वर्गों में हमें वर्ग चेतना देखने को मिलती है। जैसे मैंने अभी कहा था कि अपने वर्ग के प्रति वो चेतना रखते हैं, ये कह सकते हैं कि अपने वर्ग के अधिकारों के प्रति उनमें चेतना हमें देखने को मिलती है। और कोई भी जो है, या ऐसे कह सकते हैं कि वर्ग स्तरीकरण में जन्म का कोई महत्व नहीं होता है। आप किस कास्ट के हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप वर्ग जो हैं आर्थिक आधार पे उच्च वर्ग के हैं या निम्न वर्ग के हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ जो वर्ग होता है उसमें भी बहुत सारे जो हैं उपवर्ग होते हैं, और एक वर्ग के या अलग अलग वर्गों के जो लोग होते हैं उनकी जीवन शैली, जीवन जीने के अवसर अलग अलग उन्हें मिलते हैं। अलग अलग प्रकार से हमें लोग जो हैं या उनकी जीवन शैली हमें जो है अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है। तो आज जो हमने पढ़ा, क्योंकि काफ़ी बड़ा जो है, अगर हम जाति और वर्ग को पढ़ें तो बहुत लंबा जो है चैप्टर ये हो जाता है। अभी 20 मार्क्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जाति और वर्ग में अंतर, तो आपको और भी डिटेल में जो है इसमें समझ में आ जाएगा। जो आज हमने पढ़ा है ये हमने सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप पढ़े बॉटम मोर के अकॉर्डिंग। तो अब नेक्स्ट क्लास पे जब हम पढ़ेंगे जाति और वर्ग में हम जो है अंतर पढ़ेंगे। तो अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद।